अभी पढ़ना है सबसे पहले कोलाइडी विलयनों का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बेटा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में इसके अतिरिक्त भी दो बातें होती हैं, एक रक्षी कोलाइड और एक रक्षण कोलाइड। उन दोनों घटनाओं को भी इसी पर पढ़ेंगे। तो अगर यदि प्रोटेक्शन हमको पढ़ना हो तो हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर कौन से ऐसे कोलाइडी विलयन हैं जो शीघ्रता से स्कंदित होकर समाप्त हो जाते हैं, और जो कोलाइडी विलयन शीघ्रता से स्कंदित होकर समाप्त हो जाते हैं उन्हीं का तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन, उन्हीं को तो हमें बचाना है। भाई इस हेडिंग का अर्थ ही है कोलाइडी विलयनों का बचाव। कोलाइडी विलयनों को कैसे बचाया जाए, तो कोलाइडी विलयनों को कैसे बचाया जाए, इस घटना को पढ़ने के लिए 3 इंपॉर्टेंट नंबर हैं और उन 3 नंबरों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक एक को मैं लिखते भी जाता हूं और फिर मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहला नंबर देखो जो हमें पता होना चाहिए, क्या, द्रव स्नेही कोलाइडों। तो आप सबसे पहले तो यही बात जानते हो कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है, द्रव स्नेही कोलाइड वे कोलाइड होते हैं जो द्रव के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। ऐसे कोलाइडी विलयनों को कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और जानते हो द्रव स्नेही कोलाइड पर अगर आप विद्युत अपघट्य को डाल दो और आप इस बात का विचार करो कि इन पर विद्युत अपघट्य को डालने से इसका स्कंदन हो जाएगा, तो इस बात को विशेष ध्यान रखो, द्रव स्नेही कोलाइडों पर विद्युत अपघट्य को डालने पर भी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का कभी स्कंदन नहीं होता है। तो मैं पहले नंबर पे तो इसी बात को लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि द्रव स्नेही कोलाइडों पर यदि किसी भी विद्युत अपघट्य को डाल दिया जाए, किसी भी विद्युत अपघट्य, किसी भी विद्युत अपघट्य को डाल दिया जाए, भी विद्युत अपघट्य को डाल दिया जाए तो हम यह पाते हैं कि या हम ऐसा देखते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन नहीं होता है। द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन नहीं होता है। नहीं होता है। तो एक बात तो सबसे पहले ये बात तैयार रखोगे कि अगर आपके पास कोई द्रव स्नेही कोलाइड है, जैसे गोंद, जैसे स्टार्च, जैसे जिलेटिन, जैसे एल्ब्यूमिन, ये सारे के सारे द्रव स्नेही कोलाइड हैं। अगर आप इनके कोलाइडी विलयन को बनाना चाहोगे तो आप इस बात को जानते हो, आप आसानी से इनके कोलाइडी विलयन को बना सकते हो। और साथ में एक बात और याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, अगर आप उसमें कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्य को मिला भी दोगे तो आप ऐसे कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं करवा सकते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है आखिर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का स्कंदन क्यों नहीं करवा सकते हैं, ऐसा क्या इसमें से विशेषता हुई जो आप द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का नॉर्मली स्कंदन नहीं करा पाते थे। तो देखो अब उसकी बड़ाई लिखेंगे कि क्यों नहीं स्कंदन करवा सकते। स्कंदन नहीं होता क्योंकि इन कोलायड के कणों पर द्रव पदार्थ की एक रक्षक परत, द्रव पदार्थ की एक रक्षक परत बनी होती है।
क्योंकि बेटा ये कोलाइडल कण जो है जिस भी विलयन पर घोलकर बनाया गया इन्हें कोलाइडी विलयन, उस विलयन पर घोलते ही होता क्या है, कोलाइडी कण के चारों ओर एक द्रव की क्या बन जाती है, रक्षक परत। और ये रक्षक परत जो है वो कोलाइडी विलयन को स्कंदन होने नहीं देती है। तो मैंने बताया इसको इसलिए स्कंदन नहीं होता क्योंकि इन कोलाइड के कणों के पर द्रव पदार्थ की एक रक्षक परत बनी हो, और इसको और भी क्योंकि इन कोलाइड के कणों पर द्रव पदार्थ की एक रक्षक परत बनी होती है जो इन्हें स्कंदन से बचा लेती है, जो इन्हें स्कंदन से बचा लेती है। तो बेटा ये तो सबसे पहली जो लाइन है या जो पहला नंबर है ये तो है द्रव स्नेही कोलाइडों के लिए। ये बात पता भी रखना, जैसे कोई व्यक्ति हमसे ऐसे पूछेगा स्कंदन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन का कराया जाता है, तो द्रव स्नेही का नाम भी ना ले लेना, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का नॉर्मली स्कंदन नहीं होता है। हमेशा नाम किनका लेना है, द्रव विरोधी का। हाँ, लेकिन मैं द्रव स्नेही पर जब भी देखा मैंने, इनका तो स्कंदन नॉर्मली हुआ ही नहीं विद्युत अपघट्ट मिलाने पर। लेकिन अगर आप द्रव विरोधी कोलाइड को ले लें, द्रव विरोधी को जानते हो ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन, आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन, और मैं नाम बोल चुका हूँ शायद फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं बोला है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन। ये जितने भी कोलाइडी विलयन सारे के सारे द्रव विरोधी हैं। अगर आप इनमें थोड़ा सा भी मात्रा में विद्युत अपघट्ट को डाल दोगे तो इन सारे कोलाइडी विलयनों का स्कंदन हो जाता है। तो अब सेकंड नंबर पर इस बात को लिखते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, परंतु द्रव विरोधी, परंतु द्रव विरोधी कोलाइडों पर विद्युत अपघट्ट को डालने पर यह पाया जाता है, डालने पर यह पाया जाता है कि द्रव विरोधी, मैंने जैसे ही द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को लिया और उसमें मैंने सूक्ष्म मात्रा में ही विद्युत अपघट्ट को अगर डाल दिया तो हम इस बात को देखेंगे कि द्रव विरोधी कोलॉयड शीघ्रता से स्कंदित हो जाते हैं, अर्थात इनका स्कंदन बहुत तेजी से हो जाता है, शीघ्रता से स्कंदित हो जाता है। अब ये मत पूछ लेना सर जी स्कंदन क्या चीज है, और स्कंदन नहीं पता है क्या चीज है तो भैया पिछली क्लास के वीडियो उठाकर देखो और पहचानने की कोशिश करो स्कंदन क्या चीज है। स्कंदित हो जाता है ताकि वहां से आपको स्कंदन समझ में आए। तो मैंने जैसे ही द्रव विरोधी कोलाइड पर विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा मिला दी, मैंने देखा इसका तो स्कंदन हो गया। और पूछता है आखिर स्कंदन हुआ क्यों इसका। पुराने वाले को तो बता दिया था कि भैया द्रव इसने ही होगा तो उस पर द्रव की एक पतली परत बन जाएगी और वो द्रव की पतली परत जो है वो इसके रक्षा कवच का काम करेगी। किसके रक्षा कवच का काम करेगी? द्रव स्नेही के, और उसे स्कंदित नहीं होगी। लेकिन बेटा इसका नाम ही जरा देखो, इसका नाम है द्रव विरोधी, अर्थात ये द्रव का क्या करता है? विरोध। जैसे मैंने मान लिया, जैसे ऐसे मान लिया ये कोलाइडी कण है, ये द्रव विरोधी है, तो अगर द्रव इसके चारों ओर रक्षक परत बनाने भी आएगा तो देखो ये है क्या? द्रव विरोधी, अर्थात उस द्रव को जो इसके चारों ओर रक्षक परत बनाने आई उस द्रव का ये क्या कर देगा? विरोध कर देगा, और उस रक्षक परत को क्या कर देगा? हटा देगा। तो इस पर रक्षक परत तो बन ही नहीं पाई, और क्योंकि रक्षक परत नहीं बन पाई इसका स्कंदन कैसा हो जाता है? शीघ्रता से। तो मैं इस बात को बताऊंगा कि द्रव विरोधी कोलाइडों पर रक्षक परत बनकर तैयार नहीं होती है। तो मैंने लिखा शीघ्रता से स्कंदित हो जाता है क्योंकि
इनमें द्रव की कोई भी रक्षक परत, द्रव की कोई भी रक्षक परत नहीं बनती है, इसीलिए इनका शीघ्रता से स्कंदन हो जाता है। सेकंड नंबर पर बेटा आपको यह बात याद रखनी है, द्रव स्नेही वाला नंबर अपने माध्यम में उसको अलग याद रखना है, द्रव विरोधी वाला भी याद रखना है, और तीसरे नंबर को और भी तैयार रखना है, क्योंकि तीसरे नंबर पर हम तीसरी बात को सीखेंगे। देखो, और तीसरी बात को जो सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं समझाता हूं। देखो इस घटना को क्या लिखते हैं, परंतु जब किसी द्रव विरोधी, परंतु जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, आपके पास एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन पर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को मिला दिया जाता है। मिला दिया जाता है। तो इस बार तो मैंने देखो तीसरा काम कर दिया। क्या कर दिया, मेरे पास द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन था, मैं जानता हूं द्रव विरोधी का स्कंदन जल्दी से हो जाता है, शीघ्रता से हो जाता है। तो मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन जिसका स्कंदन शीघ्रता से हो जाता है उसमें मिला दिया कुछ मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। जानते हो, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन पर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को मिलाया गया, और फिर हमने उस घोल पर जिसमें द्रव स्नेही भी है और द्रव विरोधी भी है, हमने उस घोल पर विद्युत अपघट्य को डाला और देखा कि विद्युत अपघट्य के डालने पर क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। तो हमको रिजल्ट मिला चौंकाने वाला। रिजल्ट ये मिला कि पहले तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता था, लेकिन जब से आपने उसमें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को मिला दिया है, अब विद्युत अपघट्य के मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का भी स्कंदन नहीं होता। इसका अर्थ है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन ने द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को स्कंदित होने से क्या कर लिया है, बचा लिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं क्या करता हूं, पहले लिख लेता हूं इसको। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन पर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को मिला दिया जाता है, जिससे यह प्राप्त होता है कि अब विद्युत अपघट्य को मिलाने पर भी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होता। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होता। स्कंदन नहीं होता है, स्कंदन नहीं होता है। देखो इसको ऐसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसके बारे में और भी जानकारी लिखेंगे। देखो बेटा, मेरे पास एक कोलाइडी विलयन है
और जानते हो ये कोलाइडी विलयन किसका है? स्वर्ण धातु का या गोल्ड का कोलाइडी विलयन है। मैं एक काम कर देता हूं, एयू की पहचान सबको वैसे है, लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं गोल्ड कोलाइडी विलयन है ये, और सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि ये है द्रव विरोधी। और अगर क्योंकि ये द्रव विरोधी, अगर इस कोलाइडी विलयन पर आप विद्युत अपघट्ट की थोड़ी भी मात्रा डाल दोगे तो इस कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण है उनका क्या हो जाएगा? स्कंदन। तो मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट क्या किया, इस द्रव विरोधी कोलाइड में एक द्रव स्नेही कोलाइड को डाल दिया, जैसे गोंद को, गोंद इसमें डाल दिया गया। कोई पूछेगा सर जी गोंद क्या है? मैं बताऊंगा गोंद तो द्रव स्नेही कोलाइड है। अब गोंद को इसमें डालकर उसको क्या कर दिया? मिला दिया। और गोंद को मिलाने पर अब मैंने विद्युत अपघट्ट को इसमें मिलाकर देखा, सोचा क्या अब भी स्कंदन हो जाएगा? तो मैंने रिजल्ट में यह पाया कि एक बार जैसे ही गोंद को आप मिला देते हो, गोंद के मिलाए जाने के बाद अब विद्युत अपघट्ट इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं कर सकता। मतलब द्रव स्नेही का तो कर ही नहीं सकता था, अब द्रव विरोधी का भी नहीं कर सकता। क्या समझते हो? अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए पूछूं कौन सा कोलाइडी विलयन स्कंदित होने से बच गया, तो आप बताओगे द्रव विरोधी या गोल्ड सॉल्व। तो जो कोलाइडी विलयन स्कंदित होने से बच गया इसको कहते हैं रक्षित कोलायड। फिर याद रखना, इसको कहते हैं रक्षित कोलायड। अच्छा, किसने बचाया ये अंदाजा है? गोंद ने, अर्थात द्रव स्नेही ने बचाया है। तो द्रव स्नेही को कहते हैं रक्षी कोलायड। और जानते हो द्रव विरोधी कोलायड को द्रव स्नेही कोलायड स्कंदित होने से बचा लेता है। इस घटना को कहते हैं कोलाइडी विलयनों का रक्षण, क्योंकि द्रव स्नेही ने द्रव विरोधी को स्कंदित होने से क्या किया है? बचाया है। इसी घटना को कहते हैं कोलाइडी विलयनों का रक्षण। आपने एक कोलाइडी विलयन की सहायता से दूसरे कोलाइडी विलयन को क्या कर लिया? स्कंदित होने से बचा लिया। तो इस घटना को लिखेंगे हम। तो यहां देखो घटना क्या लिखेंगे सबसे पहले, इस दशा में द्रव स्नेही कोलायड को, इस दशा में द्रव स्नेही कोलायड को बेटा आप कहते हो रक्षी कोलायड, रक्षी कोलायड। और बेटा इस दशा में एक और बात याद रखना, जो द्रव विरोधी कोलायड था जो स्कंदित हो जाया करता था शीघ्रता से, बेटा उसको कहते हैं रक्षित कोलायड। और बेटा रक्षी कोलायड की सहायता से रक्षित कोलायड को स्कंदित होने से बचा लेना कहलाता है कोलाइडी विलयनों का रक्षण। तो इसमें से एक और बात बेटा यहां बढ़ा देंगे, रक्षी कोलायड की सहायता से रक्षित कोलायड को स्कंदन से बचा लेना। स्कंदन से बचा लेना कोलाइडी विलयनों का रक्षण कहलाता है। तो ये वाली बात बेटा पूरा याद रखना। अगर आपसे आ जाता है कभी रक्षण कोलायड
या रक्षी कोलाइड या रक्षित कोलाइड, तो सारी डिफिनीशन इसी में से हैं। और साथ में इसके बाद बेटा एक और बात याद रखना, वैसे तो तुमको यहाँ लिखना है नीचे, लेकिन हम इधर लिखे दे रहे हैं। तुमको कहाँ लिखना है? नीचे इसके, लेकिन हम इधर लिखे दे रहे हैं। क्या लिखे दे रहे हैं? देखो, इसको ढंग से पहचान लेना। रक्षण शक्ति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चाहे गोल्ड नंबर लिख दो, चाहे लिख दो स्वर्ण संख्या। ये एक आर्टिकल भैया बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। किसी भी, अच्छा ये भी ध्यान रखना, रक्षण शक्ति किसकी होती है? द्रव विरोधी की कि द्रव स्नेही की? तो आप कहोगे सर जी द्रव स्नेही बचा रहा है ना, तो द्रव स्नेही अगर बचा रहा है कोलाइडी विलयन, तो रक्षण शक्ति भी किसकी मानी जाती है? द्रव स्नेही की। एक हल्का सा अंदाजा तुमको देते हैं, इसको तैयार रखना। जिस भी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा, जितनी स्वर्ण संख्या किसी भी कोलाइडी विलयन के लिए वैल्यू कम आएगी, उस कोलाइडी विलयन की रक्षण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। अब कहोगे सर ये वाली बात हम जान नहीं पा रहे हैं। सुनो, मैं दो आपको एग्जाम्पल देता हूं, हालांकि ये एग्जाम्पल सही नहीं हो सकते हैं, ये मैं केवल आपको सही समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे मेरे पास दो कोलाइडी विलयन हैं, ए और बी, और साथ में एक और कोलाइडी विलयन है सी। जो ए और बी कोलाइडी विलयन है, ये सी वाले कोलाइडी विलयन को स्कंदित होने से क्या करेंगे? बचाएंगे। तो मैं क्या सोचता हूं, ये हो गया रक्षित कोलाइड और ये दोनों हो गए कौन से कोलाइड? रक्षी कोलाइड। मैंने क्या किया, सबसे पहले बी वाले कोलाइडी विलयन को सी में डाला और मैंने पता किया कि जब मैं 10 मिलीग्राम बी को सी में कोई कोलाइडी विलयन में डाल देता हूं, तो मुझे यह बात पता चलती है कि 10 मिलीग्राम पदार्थ बी ने सी के स्कंदन को, सी को स्कंदित होने से बचा लिया है। मैंने कहा ठीक है, हो गया इसके लिए गोल्ड नंबर। फिर मेरे पास दूसरा कोलाइडी विलयन क्या है? ए। मैंने फिर सी का कोलाइडी विलयन को अलग से रखा। अब इसको स्कंदित होने से पहले मैंने इसमें क्या मिलाया? ए। और मैं क्या देखता हूं कि मैं 2 मिलीग्राम अगर ए को मिला देता हूं तो ही सी का स्कंदन नहीं हो पाता, अर्थात 2 मिलीग्राम ए सी को स्कंदित होने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने कहा बी के लिए स्वर्ण संख्या कितनी है? 10 मिलीग्राम। ए के लिए स्वर्ण संख्या कितनी है? 2 मिलीग्राम। कहेंगे इसमें से रक्षण शक्ति किसकी ज्यादा है? मैं बताऊंगा ए की। मैं कह दूंगा बी की रक्षण शक्ति कम है। पूछेगा क्यों कम है? सुनना इस घटना को। जब बी को 10 मिलीग्राम डाला गया सी में, तब जाकर यह सी को बचा पाया, और ए के केवल कितने मिलीग्राम को डाल दिया? 2 मिलीग्राम को डाल दिया, और ए ने सी कोलाइडी विलयन को स्कंदित नहीं होने दिया। तो ज्यादा पावरफुल कौन था? जो कम मात्रा में भी पड़कर काम कर जाए, उसी की तो पावर ज्यादा है। आपने जब बी को 10 मिलीग्राम डाला तब कहीं इसने काम किया, स्कंदन से बचाया, और ए को केवल कितने मिलीग्राम डाला था? 2 मिलीग्राम, और इसने स्कंदन होने से बचा लिया था। तो मैं क्या नॉर्मली बोलूंगा, जो कम पदार्थ मात्रा में पड़ा था और स्कंदन होने से बचा लिया था इसने, उसकी पावर कैसी है? ज्यादा। तो जो कम मात्रा में पड़ा था पदार्थ, उसके रक्षण करने की शक्ति कैसी आती है? ज्यादा। और जो ज्यादा मात्रा में पदार्थ डाला गया, उसके रक्षण करने की शक्ति कैसी है? कम, क्योंकि उसको बचाने के लिए आपने पदार्थ कैसा यूज कर डाला? ज्यादा। और ज्यादा पदार्थ वही पड़ता है जो पावरफुल कैसा होता है? कम। वो पदार्थ ज्यादा डालने पड़ेगा, और जो पदार्थ ज्यादा पावरफुल है खुद, वो कम डालना पड़ेगा। मैं तो क्या कहता हूं, अगर इससे भी कोई पावरफुल आ गया बचाने वाला, तो वो पदार्थ तो इससे भी 2 मिलीग्राम से भी कम पड़ेगा। तो जो पदार्थ गोल्ड नंबर जितना कम आएगा जिस पदार्थ के लिए, जिस रक्षी कोलाइड के लिए, उसके रक्षण करने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो ये बेटा गोल्ड नंबर के बाद कोलाइडी विलयनों का रक्षण आर्टिकल पर आपको इतनी बातें लिख करके आनी है।
इसको नोट करते हैं, चैप्टर के अंतिम आर्टिकल पर चलते हैं, हेडिंग पर, कि कोलाइडी विलयन के अपने दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो एक काम कर, इसको नोट करते हैं और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हेडिंग भी पढ़ रखी है, कोलाइडों के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, अर्थात कोलाइडी विलयनों का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, ये आपको पढ़ना है। मैंने कुछ उपयोग लिख रखे हैं, पढ़ते हैं, देखो इसको। सबसे पहले नंबर पे देखो क्या लिख रखा है, सुनते हैं। देखो, कहता है जल के शोधन में, अर्थात जल को आप जब शुद्ध करने जाते हो उसके लिए देखो कहता क्या है, गंदा जो जल होता है वो उसमें से क्या होता है, मिट्टी एवं गंदगी के कणों का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है। भाई जल में से जो गंदगी के कण है और मिट्टी के कण है, ये जल के अंदर घुलकर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो उस ऋणावेशित कोलाइडी विलयन से गंदगी के कणों को दूर करने के लिए हम उसमें से एक काम करते हैं कि जिसमें से फिटकरी को मिलाने पर, जैसे ही जल में हम फिटकरी को घोलते हैं, फिटकरी प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव आयन के फॉर्म में और Al ट्रिपल पॉजिटिव के रूप में। जानते हो ये धनायन जो है वो जल में पाई जाने वाली गंदगी के ऋणावेशित कणों का क्या करा देते हैं, स्कंदन, और स्कंदन होकर गंदगी के सारे कण बैठ जाते हैं बर्तन की तली पर और जल हो जाता है शुद्ध। याद रखना, गंदे जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिटकरी को। इसमें से एक क्वेश्चन और तैयार रखना कर रख सकते हो, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का। शुद्ध करने के लिए फिटकरी का और कीटाणु रहित बनाने के लिए क्लोरीन का। ऐसा मत कर देना, दोनों को आपस में मिला डालो। नेक्स्ट कहता है रबड़ का हत्था चलाने में, अगर आपके पास चाकू या कोई अन्य उपकरण है उस पर रबड़ का हत्था चढ़ाना चाहे तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, रबड़ एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जिस पर एनोड से बंधे चाकू को डुबाने पर, अगर आप एनोड का मतलब जानते हो, बैटरी के धनावेशित सिरे से बंधे हुए चाकू को अगर आप रबड़ के कोलाइडी विलयन पर क्या कर देते हो, डुबा देते हो, तो डुबाने पर वैद्युत कण संचलन होता है और वैद्युत कण संचलन के द्वारा रबड़ के छोटे छोटे पार्टिकल चाकू के हत्थे पर क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं और इस तरह से रबड़ के चाकू के हत्थे पर रबड़ को क्या कर देते हैं, हत्था चढ़ा देते हैं। इसका तो मैंने पहले ही बताया था। ये चाकू है, इसको आपने डुबा दिया रबड़ के कोलाइडी विलयन पर, बशर्ते इस चाकू को बैटरी के धनावेशित तार से कनेक्ट कर दिया, तो इस पूरी चाकू पर कैसा आवेश फैल गया, धनावेश। जितने भी ऋणावेशित कोलाइडल कण है इसकी सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और इस प्रकार से रबड़ के पार्टिकल इस चाकू की सतह पर चिपक गए। लेकिन उतनी जगह को हमको कोलाइडल सॉल्यूशन पर डुबाना है जितने पर क्या चढ़ाना है, हत्था। जितने पे हत्था मत चलाना है तो उसको डुबाना भी मत उतने हिस्से को। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, कहता है चर्म शोधन। चर्म शोधन का मतलब है चमड़े के शोधन में। आपको ये बात तो सबको पता होगा कि चमड़ा बनाया जाता है जानवरों की खाल से, लेकिन जानवरों की खाल से आप डायरेक्ट चमड़ा नहीं बन के तैयार होता कि आज जानवर की खाल ले आओ, हफ्ते भर 2 हफ्ते बाद चमड़ा बन के तैयार है, बढ़िया से जूते वूते बनवा लो। ऐसा नहीं है भैया, चमड़े से ना जाने कितने ऐसे प्रोसेस होते हैं, तब जाकर कहीं खाल से चमड़ा बनकर तैयार होता है जानवरों की। सुनो, कहता है पशुओं की खाल धनावेशित होती है। ये बिल्कुल सही है। पशुओं की खाल कैसी होती है, धनावेशित। आपको सर ये कैसा धनावेशित है, बेटा पशुओं के खाल में होती है वसा, और वसा भी एक प्रकार का है धनावेशित कोलाइडी विलयन। तो अगर पशुओं की खाल में पाई जाने वाली वसा धनावेशित कोलाइडी विलयन है तो पशुओं की खाल पर भी कैसा आवेश पाया गया, धनावेश। एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि खाल पर आवेश नहीं है, बल्कि खाल में जो वसा है आवेश उस पर है, लेकिन उसकी वजह से हम कह सकते हैं पूरी खाल ही कैसी है, धनावेशित। अगर पशुओं की खाल धनावेशित है या उसमें उपस्थित वसा धनावेशित है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से कहां गया, हाँ। अतः जब इस पर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को डाला जाता है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को एक और नाम से जानते हैं, जो कोलाइडी विलयन चमड़े पर डाला जाता है उसका नाम है टैनिन। तो जब ऋणावेशित कोलाइडी विलयन डाला जाता है तो ये चमड़े में उपस्थित वसा के कणों का क्या करवा देता है, स्कंदन,
और जैसे ही स्कंदन करवा देता है तो चमड़ा जो है मजबूत भी हो जाता है और थोड़ा सा कड़क भी हो जाता है। तो इसको ध्यान रखोगे। एक नंबर और है, कहाँ गया, खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में। बेटा ना जाने कितने ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आप खाते हो और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे मैं पढ़ूं सबसे नीचे, खाद्य पदार्थ के रूप में दूध और मक्खन, ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन है ही। दूध, मक्खन, डालडा, घी, जो भी आप पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे एक प्रकार के क्या हैं, कोलाइडल। घी भी उसी में सम्मिलित कर लेना बेटा। आगे पढ़ते हैं। औषधियों वाला मुख्य है, इसलिए मैंने औषधियों वाले पार्ट को थोड़ी सी ज्यादा जगह दी है। देखो सुनते हैं, लिखा है कोलाइडी औषधियां। जब भी औषधियां कोलाइडी विलयन के रूप में होती हैं या कोलाइडल फॉर्म में होती हैं, उन औषधियों को क्या कहते हैं, कोलाइडी औषधियां। कहता है कोलाइडी औषधियां आसानी से अधिशोषित होने का गुण रखती हैं। जो भी औषधियां कोलाइडी रूप में होती हैं, इन पर अधिशोषित हो जाने का गुण ज्यादा ही होता है कुछ। तो ऐसा होता क्या है, जैसे ही औषधियों को हमने प्रयोग में लिया, जहां पर रोग है उस रोग वाली जगह पर ये औषधियां क्या हो गई, अधिशोषित हो गई, चिपक गई। अधिशोषित होकर उस रोग को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसी बात को मैंने लिखा, अधिशोषित होने का गुण रखती हैं। आता है ये उपयुक्त स्थान पर, उपयुक्त स्थान जहां पर दवा की जरूरत है, उस स्थान पर क्या हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती हैं और अधिशोषित होकर रोगों का अच्छा उपचार करती हैं, ढंग से खत्म करती हैं। जैसे कहेगा कोई सर जी एक दवा का नाम बता दो, तो एक दवा का नाम तो याद ही रख लेना। जैसे में आर्जिरोल, कहोगे आर्जिरोल क्या है बेटा, ये आंख में डालने वाला ड्रॉप है, एक आई ड्रॉप जिसको कहते हो। ये आई ड्रॉप काहे का बना होता है, चांदी का कोलाइडी विलयन होता है और ये नेत्र में जाकर नेत्र के टिश्यू द्वारा, ऊतकों द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है और डैमेज हुए पार्ट को बहुत ही जल्दी क्या करता है, सुधारता है, सुरक्षित करता है, उसका उपचार करता है। इसको तैयार रखोगे। एक ही वैसे ठीक है, एक और देख लेते हैं, कहाँ गया, हाँ, कहता है कोलाइडी गोल्ड, लिख गया यार, कोलाइडी गोल्ड। कोलाइडी गोल्ड का मतलब जानते हो, गोल्ड का कोलाइडी विलयन या स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन। यह अंतःपेशीय इंजेक्शन के रूप में इसको यूज करते हैं। अंतःपेशीय इंजेक्शन जो है रोगों से लड़ने की क्या प्रदान करता है, क्षमता। जैसे तुमको याद रखना है कि अंतःपेशीय इंजेक्शन करेगा क्या, तो जो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर यह एक तो अंतःपेशीय इंजेक्शन में यूज में आता है और दूसरा करता क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है शरीर को, तो इसका प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे यूज हैं जिसमें से कोलाइडी विलयन का ही प्रयोग किया जाता है रोगों के उपचार में। एक रोग ऐसे कुछ आता है कालाजार, उसके उपचार में भी कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो एक काम करोगे, इसको जल्दी से नोट करते हैं, अभी और भी एक दो उपयोग हैं या एक दो और एप्लीकेशन है इसके, तो वो भी पढ़ लेते हैं। अगले अनुप्रयोग पे आ जाता है, लिखा है आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग। देखो आप सभी इस बात को जानते हैं कि वायु में धूल के कण होते हैं, जल की वाष्प होती है और गैस के बहुत सारे अणु होते हैं। ये सारे के सारे अणु हवा में, वायु में बनाते हैं कोलाइडी विलयन। और जब ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो सूर्य का प्रकाश जब इन कोलाइडी विलयन पर पड़ता है तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन, अर्थात प्रकाश अपने समस्त चारों रंगों पर, सातों रंगों पर फैल जाता है, विभक्त होता है। अब सातों रंग में विभक्त हुआ तो विभक्त तो सातों रंग हुए थे, लेकिन नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होता है, अधिक, तो नीला रंग का फैलाव भी ज्यादा हुआ। क्योंकि नीले रंग का फैलाव ज्यादा हुआ इसलिए हमें आकाश कौन से रंग का दिखाई देता है, एक तो ये आंसर देकर के आओगे। एक और पूछ लेता है, कहता है रक्त स्राव को रोकने के लिए, या ऐसे भी लिख के आता है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए या तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं या तो FeCl3 का प्रयोग करते हैं। फिटकरी और FeCl3 दोनों में पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज Fe होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज Al होता है और हमारा रक्त होता है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। तो जब रक्त बहने लगता है तो हम उस जगह फिटकरी या FeCl3 को डालते हैं या मिलाते हैं या लगाते हैं।
उससे क्या होता है, फिटकरी या FeCl3 में पाए जाने वाले धनावेशित आयन रक्त के ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कर रक्त को जमा देता है और इस तरह से बहते हुए रक्त को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये अच्छा इलाज है प्रयोगशाला में बहते हुए रक्त को रोकने के लिए, या तो फिटकरी या FeCl3 बड़ी आसानी से केमिकल फॉर्म में मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहते हुए रक्त को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगला नंबर लिखा है डेल्टा बनने में। डेल्टा जानते हो क्या होता है? नदियां समुद्र में जब भी गिरती हैं तो जहां जिस स्थान पर नदियां गिरती हैं उससे कुछ दूरी पर बालू का, रेत का, पत्थर का एक टीला बन जाता है, उस टीले को कहते हैं डेल्टा। ऐसा माना जाता है कि जहां आज हिमालय पर्वत है, एक समय वहां पर नदियां जो हैं वो समुद्र में मिलती थी आके, और जब नदियां समुद्र में मिलती थी तो होता क्या है, देखो सुनो, नदियों में बहुत सारे बालू के कण, रेत के कण, मिट्टी के कणों का घोल होता है, और अर्थात ये कह सकते हैं बालू या मिट्टी का कोलाइडी विलयन होता है। तो अगर नदियों का जल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है तो ये कोलाइडी विलयन जब समुद्र में गिरता है तो समुद्र में तो पाया जाता है नमक, और नमक है एक प्रकार का विद्युत अपघट्य, और ये विद्युत अपघट्य करता है क्या है कि उन बालू और मिट्टी के कणों को करा देता है स्कंदित, या उनका करा देता है स्कंदन, जिससे बालू और मिट्टी के कण आपस में क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। और कैसा कण बनाते हैं, बड़ा बड़ा कण समुद्र में दूर तक बहकर नहीं जा पाता, बल्कि वह समीप में ही क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। और जब ये कण लगातार इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, तो बनकर निर्माण होता है टीले का, और उस टीले को ही क्या कहते हैं, डेल्टा। तो कभी बहुत पुराने समय में ऐसा था कि जो गंगा नदी थी या नदियां जो थी वो समुद्र में मिलती थी, धीरे धीरे टीला बनना स्टार्ट हुआ, स्कंदन स्टार्ट हुआ, स्कंदन होते होते हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अच्छा, ये भी बात मानने वाले, अगर ऐसा कभी सुना होगा तुम लोगों ने अपने घरों में, तो ये भी सुना होगा कि पहाड़ जो होते हैं बढ़ते हैं। अब तो बढ़ने का एक प्रमुख कारण है बस, क्योंकि पहाड़ जहां पर भी होंगे वहां नदियां जरूर होंगी, वहीं पहाड़ होंगे, और नदियों के ही जल का होता है स्कंदन, और उसी स्कंदन से तैयार होते हैं पहाड़ या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जुड़ जुड़कर टीला बनाने लगते हैं, और उसी टीले को बड़े रूप धारण करते ही आप उसे क्या करने लगते हैं कि पहाड़ है ये। वैसे अपने क्षेत्रों में जो मोरंग जानते हो ना, ये भी स्कंदन से ही प्राप्त होती है। तो डेल्टा वाली बात समझ गए। लिखा भी है नदियों का जल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है, यह जल जब समुद्र में गिरता है तो समुद्री लवण, समुद्र में जो लवण है, नमक वगैरह और भी लवण है, ये नदी में पाए जाने वाले बालू मिट्टी के कोलाइडी कणों का क्या करा देते हैं, स्कंदन। अब स्कंदन का मतलब बालू के कण आपस में जुड़ गए, वजन ज्यादा हो गए तो ये ज्यादा दूर तक बहकर नहीं जाएंगे और कुछ ही दूरी पर इकट्ठा होने लगेंगे। इकट्ठा होते होते वहां क्या बना लेंगे, टीला, टीला बना लेते हैं, जिससे डेल्टा कहा जाता है। लास्ट नंबर है, कहता है चिमनी से विषैली गैसों को दूर करने में, जब भी किसी फैक्ट्री में या भट्ठे में चिमनी से धुआं निकलता है उसमें बहुत सारी विषैली गैसें होती हैं, हम उन विषैली गैसों को या तो वायुमंडल में फैलने दें या उसे रोकें। तो भैया अपना काम है रोकना। तो रोकने के लिए मैंने बता लिखा है, देखो, यदि चिमनी में धनावेशित गोले को लटका दिया, अब ये धनावेशित गोला कहाँ आएगा, चिमनी के ऊपर एक बड़ा सा गोला लटका दिया जाए धातु का, और उस गोले को धनावेशित सिरे से, बैटरी वाले धनावेशित सिरे से क्या कर दिया, जोड़ दिया जाए, तब धनावेशित गोला, वो गोला थोड़ी धनावेशित आएगा, उस गोले को धनावेशित बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो गोला हो जाएगा धनावेशित। और हम इस बात को भी जानते हैं कि धुएं में जो हानिकारक गैसें हैं ये धुएं में मिलकर बनाती हैं ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, तभी तो हमने धनावेशित गोला लटकाया है। तो जितने भी ये ऋणावेशित गैसें होंगी ये उसी गोले की सतह पर क्या हो जाएंगी, अधिशोषित हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, और केवल वायु कहाँ जाएगा, ऊपर। तो मैंने यह लिखा है, धुएं में पाई जाने वाली विषैली गैसों का स्कंदन करा देता है या अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, और केवल वायु को कहाँ जाने देता है, ऊपर। इस प्रकार से विषैली गैसें धुएं से क्या हो जाती हैं, अलग। तो ये बेटा इतने एप्लीकेशन थे जो आपको तैयार रखने हैं, और बाकी की पढ़ाई के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे।